हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर आपके साथ जुड़ रहा हूँ एक अपने नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम के कारण थोड़ी सी गैप हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे पास 4 दिन बचे हुए हैं और इस 4 दिन में भी मैं मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा, बड़े बड़े वीडियो लेकर के। मैंने लास्ट टाइम पे ज्योग्राफी का जो पार्ट हम लोग का चल रहा था, उस पर मैंने क्या ख़त्म कर दिया था, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया का पहला पार्ट ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट। जो बचा हुआ रिवर सिस्टम है, यानी कि जो बची हुई नदियां हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। और कॉपी पेन उठा लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। एक सेकंड। अगर हम बात करें रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की, तो लास्ट टाइम पे जहां पर हम लोगों ने एंड किया था, दैट वाज द गंगा रिवर सिस्टम। और मैंने बताया था कि जो पेरेनियल रिवर हैं, जो सदाबहार यानी कि एवर फ्लोइंग रिवर्स हैं, उनमें गंगा रिवर सिस्टम बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है। और भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी अगर मैं बोलूं तो वो गंगा ही कहलाती है, जिसका कंप्लीट लेंथ जो होता है 2525 किलोमीटर होता है। उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था आपको, और आई होप सो आपको समझ में भी आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियोज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि सिंधु घाटी, सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये दोनों के दोनों रिवर सिस्टम इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग मेनली कवर करने वाले हैं। प्लस जो बची हुई पेनिसुलर रिवर हैं, उसको जितना मैक्सिमम खत्म कर सकते हैं हम लोग खत्म करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर रहे हैं। चलिए मूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जहाँ से हमने छोड़ा था लास्ट टाइम पे, यानी कि गंगा रिवर सिस्टम खत्म हो गया था। जो बच्चे नए हैं यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जाकर के मेरा पीछे वाला वीडियो भी, जो रिवर सिस्टम फर्स्ट पार्ट पड़ा हुआ है, उसको भी जाकर के आप देख सकते हो। मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है पट के। तो आते हैं रिवर सिस्टम का सेकेंड पार्ट, यानी कि मैं बोलूँ कि रिवर सिस्टम यानी कि नदी प्रणाली का ये दूसरा पार्ट है भाई मेरे। और इस दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 मेनली, यानी कि जो मैं बोलूँ कि सिंपल वर्ड में कि इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की, यानी कि सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी को समझने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए आप लोग। कैसे, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं भारत का सिंधु नदी कहां से निकलती है और कैसे गुजरती है, आगे बढ़ती है, बहुत आसान है यार समझना। बस मैप को देखते रहो ध्यान से। यहां पर भाई मेरे ये क्या है, ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हिमालय वाला पार्ट है, यानी कि उत्तरी पर्वत वाले क्षेत्र है। और इस नॉर्दर्न और हिमालय वाले पार्ट की बात अगर मैं बोलूं तो यहां पर एक ग्लेशियर है, यानी कि जो काराकोरम माउंटेन रेंज है उसके जस्ट आगे थोड़ा सा बढ़ोगे तो वहां पर एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम है चेम युंग दुंग हिमखंड, यानी कि चेम युंग दुंग ग्लेशियर। क्लियर। चेम युंग दुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। और वो सिंधु नदी भाई मेरे, थोड़ा सा और नीचे बना लो ग्लेशियर, हल्का सा और परफेक्ट बनेगा। इस चेमुंगदुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। और इधर पाकिस्तान के क्षेत्र से होते हुए, यानी कि पाकिस्तान के बहुत सिंध प्रांत से होते हुए यहां पर पड़ता है आपका अरेबियन सी। ध्यान से देखो अगर, तो ये पड़ता है बे ऑफ बंगाल वाला एरिया और ये पड़ता है आपका अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर वाला एरिया। क्लियर। ये अरेबियन सी तो जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। कहां पर गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। और अरब सागर में गिरने से पहले अंतिम शहर जो पड़ता हुआ कराची, पाकिस्तान के कराची से में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। कौन? सिंधु नदी। अब देखो भाई मेरे, सिंधु नदी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट, यानी कि इंडस रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहली बात अगर हम बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है चेम युंग दुंग ग्लेशियर, यानी कि चेम युंग
दुंग हिमखंड से निकलती है। तो पहला ये पार्ट हो गया। दूसरा, अगर मैं बोलूं इसका आउटफ्लो यानी कि कहां जाके गिरती है, ठीक है, तो इसका आउटफ्लो कहां जाके, ये नदी निकलती है चेमुंगदुंग ग्लेशियर, कहां पर पड़ता है भाई मेरे, तिब्बत, जो आज का पार्ट है चाइना का। मैं तो चाइना कहूंगा ही नहीं, मैं तो तिब्बत कहूंगा। चाइना वाले चिल्लाते रह जाएं कि तिब्बत मेरा है मेरा है, हम तो भारतीय हैं, हम उसे तिब्बत थोड़ी, हम चाइना थोड़ी कहेंगे, तिब्बत कहेंगे। आउटफ्लो क्या है, आउटफ्लो यानी कहां जाके गिरती है, तो कराची में जाके गिर जाती है। कराची में जाकर, कराची पाकिस्तान में जाकर के कहां पर गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब भाई मेरे यहां से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में जानना जरूरी है। देखो क्या है, सबसे पहला एक हमारे माइंड में डिलेमा क्या, कि जो सिंधु नदी है वो हिमालय से निकलती है। नहीं, नॉर्दर्न हिमालय दो पार्ट में बटा हुआ है, एक ट्रांस हिमालय, एक हिमालय। तो ये हिमालय से नहीं निकलती है। गंगा नदी हिमालय से निकलती थी लेकिन ये नहीं निकलती है, ये ट्रांस हिमालय से निकलती है। कौन से हिमालय से, ट्रांस हिमालय से। तो कभी कभी 4 ऑप्शन देता है और बोल देता है उसमें से कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय, यानी कि इनमें से कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकली हुई है। तो कभी कभी सिंधु नदी उसमें ऑप्शन में दे देता है, और या कभी कभी सतलज दे देता है। अब बच्चों को लगता है कि सतलज और सिंधु कहाँ से निकला, हिमालय से निकला, लेकिन हिमालय से नहीं निकला है, नॉर्दर्न माउंटेन में से ट्रांस हिमालय से निकला हुआ है। पहली बात, पहली गलती जो करते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं सिंधु नदी के बारे में, समझना बात को मेरे भाई मेरे, सिंधु नदी जो होती है वो वेस्टर्न फ्लोइंग होती है, यानी कि ईस्टर्न फ्लोइंग। गंगा हमारी क्या थी, पूर्व दिशा में बह रही थी, यानी कि यहाँ उत्तराखंड से निकलने के बाद जाकर के इधर बह रही थी, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ उसका फ्लोइंग था। लेकिन इसका बेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि वेस्ट की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ फ्लो होती है और जाके कराची के अरब सागर में गिर जाती है पाकिस्तान के। ये 3 कंट्री से गुजरती है, और 3 कंट्री जो है जहां जहां से गुजरती है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। चाइना, सी फॉर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। सबसे ज्यादा कहां पर गुजरती है, मैक्सिमम लेंथ इसकी कहां पर होती है, पाकिस्तान में होती है। अब सुनना, इसकी टोटल लेंथ जो है कितनी है, 2880 किलोमीटर है। इसके और सिंधु नदी के और ब्रह्मपुत्र के बीच में होड़ लगी रहती है कि कौन सी बड़ी नदी है जो भारत के थ्रू गुजरती है। भारत में तो सबसे बड़ी नदी गंगा ही है, लेकिन भारत के द्वारा गुजरने वाली सबसे बड़ी नदियों में अभी तो हम ब्रह्मपुत्र पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का लेंथ 2900 किलोमीटर है, इसकी भी 2880 किलोमीटर है। तो जस्ट बहुत ही क्लोज मार्जिन है, इसलिए हमेशा होड़ लगी रहती है। बहुत सारे लोगों के बीच में मतभेद भी रहता है कि सिंधु बड़ी कि ब्रह्मपुत्र बड़ी, लेकिन अभी तक आंसर क्या होगा आपका, ब्रह्मपुत्र होगा। तो 2880 किलोमीटर है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान से गुजरती है। पाकिस्तान के पास मैक्सिमम लेंथ कवर करती है। और सुनो ध्यान से, सिंधु नदी को लेकर के भारत के साथ बहुत विवाद था, इसीलिए एक समझौता होता है सिंधु के जल को लेकर के। उस सिंधु के जल को लेकर के समझौता जो होता, मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर बाद पढ़ाता हूं, एक सेकंड रुक जाओ। उसको पढ़ाने से पहले कुछ बातें और समझ लेते हैं। सिंधु नदी के सहायक नदियों के बारे में समझ लेते हैं। सिंधु नदी भाई साहब ये निकलती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। चलो, अगर ये सवाल पूछ ले कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में गुजरती है, तो यहां पर पड़ता है ऊपर काराकोरम, ऊपर सबसे पहले पड़ता है काराकोरम, उसके नीचे पड़ता है लद्दाख, थोड़ा सा नीचे आओगे तो लद्दाख माउंटेन रेंज, और लद्दाख माउंटेन रेंज से थोड़ा सा नीचे आओगे तो जास्कर माउंटेन रेंज। ये है जास्कर माउंटेन रेंज, जास्कर पर्वत श्रृंखला, और यह है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। तो लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज के बीच से गुजरती है कौन, सिंधु नदी। तो इट फ्लोज बिटवीन लद्दाख माउंटेन रेंज एंड जास्कर माउंटेन रेंज। तो अगर सवाल पूछ ले कि सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से गुजरती है, तो एक लद्दाख पर्वत श्रृंखला और एक जास्कर पर्वत श्रृंखला। और ये तीनों की तीनों किसके पार्ट हैं, ये तीनों के तीनों काराकोरम, लद्दाख उसके नीचे और उसके नीचे जास्कर, ये तीनों के तीनों ट्रांस हिमालय के पार्ट है। ध्यान दे लेना, इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि चेमुंगदुंग हिमखंड जो है हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। समझ में आया कि नहीं आया। मानसरोवर लेक भी हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। समझना इसे, जो गलती मत करना। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी को लेकर के एक सवाल और बनता है। पहला तो बन गया लद्दाख माउंटेन रेंज जो जास्कर माउंटेन रेंज के बीच में गुजरता है। सिंधु नदी कहां इंडिया में एंटर करती है और कहां निकलती है, तो यहां पर एक जगह है दमचौक।
तो दमचौक में एंटर करती है और निकलती कहां है भारत को, तो चिल्लास। तो भारत को कहां छोड़ती है, चिल्लास में छोड़ती है। क्लियर है बात, ये भी नोट कर लेना आप लोग। अब सुनो सिंधु नदी के बारे में और अच्छे तरीके से। सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात मैं अगर करूं तो यहीं पर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में यहीं पर एक जगह, एक लेक है, उस लेक का नाम है शेषनाग और वैरीनाग। उस शेषनाग लेक से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है झेलम। और झेलम ऐसे निकलने के बाद कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। और सुनना, हिमाचल, ये झेलम भाई मेरे ध्यान देखते रहना, हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में दो मतलब दर्रे हैं, दो पासेस हैं इंपॉर्टेंट। एक है बारालाचाला दर्रा और एक है रोहतांग दर्रा। बारालाचाला दर्रे से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है चिनाब नदी। और चिनाब नदी भाई मेरे बहते हुए इंडिया के थ्रू पाकिस्तान में जाती है। और जैसे पाकिस्तान में चिनाब नदी इंटर करती है, ऊपर से झेलम आकर के चिनाब में मिल जाती है, तो यह चिनाब। और जस्ट बारालाचाला दर्रे यानी बारालाचाला दर्रा के बगल में एक दर्रा और है, उसका नाम है रोहतांग दर्रा। और इस रोहतांग दर्रे से नदी निकलती है और जस्ट पैरेलल बहती है चिनाब के। और जहाँ पर झेलम मिली रहती है उससे थोड़ा सा आगे आकर के पाकिस्तान के एरिया में किससे मिल जाती है, चिनाब से मिल जाती है। और एक कौन है, रावी। तो झेलम भी जाके चिनाब में मिलती है और रावी भी जाके चिनाब में मिलती है, लेकिन झेलम थोड़ा पहले मिल जाती है, रावी थोड़ा आगे आकर के मिलती है। समझ में आया कि नहीं है। जहां से रावी निकली हुई है वहीं से एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम है ब्यास। और ये ब्यास नदी यहाँ पंजाब में आती है। और सुनना, यहाँ पंजाब में आकर के सतलज में मिल जाती है। सतलज कहाँ से निकलती है, सतलज जहाँ पर ये चेमुंगदुंग ग्लेशियर है, ये चेमुंगदुंग ग्लेशियर के पानी से एक लेक बनता है, उस लेक का नाम है मानसरोवर लेक। उस मानसरोवर लेक के जस्ट थोड़ा सा नीचे आओगे तो एक और लेक है, मान लो इसको मैं ए पॉइंट मान ले रहा हूँ, इसको बी पॉइंट मान ले रहा हूँ। इस बी पॉइंट का नाम है राक्षस लेक, राक्षस झील। और इस राक्षस लेक से एक नदी निकलती है, सतलज है। सतलज हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और हिमाचल प्रदेश में जिस जगह पर एंटर करती है उस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा। क्या नाम है, शिपकिला दर्रा। सवाल पूछता है भाई मेरे कि सतलज नदी इंडिया में कहाँ एंटर करती है, तो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। किसके थ्रू एंटर करती है, शिपकिला दर्रा के थ्रू एंटर करती है, शिपकिला पास के थ्रू एंटर करती है। जब सतलज नदी आगे बढ़ रही होती है तो इसी पंजाब के एरिया में आकर के ब्यास नदी जो है सतलज में मिल जाती है। और जहाँ पर मिलती है उस जगह का नाम है हरीके। उस जगह क्या नाम है, हरीके। और हरीके कहाँ पर पड़ता है भाई मेरे, पंजाब में पड़ता है, हरीके पंजाब। और जहाँ पर हरीके पंजाब है वहीं से एक कैनाल बना हुआ है जहाँ सतलज नदी से ब्यास मिलती है, उस कैनाल का नाम है भाई मेरे इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी नहर इंडिया का लार्जेस्ट नहर है, 649 किलोमीटर का है। और ये किसके लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था राजस्थान के लिए, राजस्थान में पानी पहुंचाने के लिए। लेकिन हरियाणा और पंजाब वालों से बचेगा तो राजस्थान के पास पहुंचेगा। राजस्थान वाले बेचारे सरेंडर किए रहते हैं अपने आप को, हमेशा हरियाणा और पंजाब वाले जड़े लड़ाई करते रहते हैं इंदिरा गांधी नहर के पानी के लिए। तो भारत का सबसे बड़ा नहर ये इंदिरा गांधी कैनाल है, इसे बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। कभी राजस्थान का पेपर देने जाओगे तो पूछेंगे जरूर ये सवाल, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा नहर है इंदिरा गांधी कैनाल। और कहाँ पर है, हरीके पंजाब से निकलता है, जहाँ पर ब्यास और सतलज नदी मिलती हैं। अब देखो भाई मेरे, ये सतलज नदी आ करके जैसे ही ये चिनाब आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान में ही सतलज नदी आ करके चिनाब में मिल जाती है। और चिनाब जा करके आगे किस में मिल जाता है, इंडस में मिल जाता है, नहीं सिंधु नदी में मिल जाता है। जिस जगह पर चिनाब जाके सिंधु में मिलता है उस जगह को बोलते हैं मिठानकोट, ठीक है। और इस पूरे के पूरे, चूंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये 5 नदियों का संगम कहलाता है, देख लो कहीं ना कहीं। झेलम चिनाब से मिलती है, रावी भी चिनाब से मिलती है, और सतलज भी जाकर के इससे चिनाब से मिलती है, और चिनाब जाकर के फाइनली सिंध में मिल जाती है। और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ब्यास सतलज से मिल रहा होता है, बहुत पहले मिल रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पर 5 नदियाँ आसपास, बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत 10, 15, 20 किलोमीटर के एरिया में आके सारी नदियाँ मिल रही होती हैं। इसीलिए इस पूरे एरिया को बोलते हैं पंचनाद, यानी कि 5 नदियों का संगम का एरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, पंचनाद। और भाई मेरे एक बात और ध्यान देना, पंजाब का नाम क्यों बोलते हैं पंजाब, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। समझ में आया कि नहीं आया, ये भी ध्यान दे लो। तो इस वाले एरिया को बोलते हैं पंचनाद बोलते हैं। तो मिठानकोट, पंचनाद, पाकिस्तान। क्लियर भाई मेरे। अब सुनो,
तो ये समझ में आया ना कि इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, सिंधु नदी की। अच्छा, उसके ट्रिब्यूटरी समझना हो तो और समझ लो ध्यान से। ये जो काराकोरम माउंटेन रेंज है ना, इसी काराकोरम माउंटेन रेंज में एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है भाई मेरे सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, इसी सियाचिन ग्लेशियर से दो नदियां निकलती हैं, एक नदी निकलती है नुब्रा और एक नदी निकलती है श्योक। तो ध्यान से देखना, इस वाले तरफ से निकलती है नुब्रा और इस तरफ से निकलती है श्योक। तो ध्यान से देखना, ये श्योक नदी निकलती है, तो श्योक नदी निकलने के बाद जैसे थोड़ा आगे बढ़ती है, इधर से नुब्रा आकर के श्योक में मिल जाती है और फिर ये श्योक जा करके किस में मिलती है, सिंधु में मिलती है। तो सिंधु की दो ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं ऊपर की तरफ, यानी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, यानी कि दाहिनी की तरफ की जो सहायक नदियां हैं उसमें नुब्रा और श्योक आ जाती हैं, और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारे के सारे आ जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है नुब्रा और ये श्योक, और श्योक को बोलते हैं रिवर ऑफ डेथ। समझ में आया कि नहीं है? तो इसके बारे में और आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन अभी ध्यान दे लो इस चीज को। तो अगर मैं बोलूं सिंधु के पानी को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवाद हुआ था, तो जो विवाद हुआ उस विवाद को समझाया गया, समझौता किया गया, उस समझौते को बोलते हैं इंडस वाटर एग्रीमेंट। इंडस वाटर एग्रीमेंट, ये इंडस वाटर एग्रीमेंट जो था, सिंधु जल समझौता जो था, ये 19 सितंबर 1961 को हुआ था। इसके थ्रू हुआ क्या, इसके थ्रू दो बातें हुई। मैं थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर दे रहा हूं, जरूरी है क्योंकि आपको क्लियर नहीं होगा तो बढ़िया नहीं रहेगा ना। ये सब नोट कर लेना आप लोग ऊपर का। सिंधु जल समझौता दो बातों को लेकर के हुआ था, पूरा इरेज कर देता हूं थोड़ा सही से दिखेगा। ठीक है, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर एग्रीमेंट कब हुआ था? 19 सितंबर 1961 को हुआ था। हुआ क्या था इसमें, इस सिंधु जल समझौते में? इसमें हुआ क्या था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पहला सवाल ये बोलता है सिंधु जल समझौता किसके बीच में हुआ? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ। किस ईयर में हुआ? 1961 में हुआ। सिंधु जल समझौता करवाने के लिए मध्यस्थता किसने किया था, यानी कि मीडिएटर कौन बना था? तो इसका मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक, यानी कि मीडिएटर कौन था? वर्ल्ड बैंक। ये याद कर लेना, एक सवाल डायरेक्टली पूछता, वर्ल्ड बैंक आया था इसकी मध्यस्थता करने के लिए। अब हुआ क्या इस समझौते में, हुआ क्या एक्चुअली, क्या ये 5 नदियों का पानी और ये इंडस नदी का पानी को लेकर के विवाद था। और ये विवाद क्यों अराइज हुआ था, मैंने पहले पिछले वीडियो में अपने बताया भी है, तो वो भी चीज़ आके आप पीछे पढ़ सकते हो। हुआ क्या था इसमें बंटवारा हो गया था पानी का। जो ऊपर की 3 नदियां होंगी, सिंधु, झेलम और चिनाब, यानी कि जो ऊपर की 3 नदियां होंगी, इंडस, झेलम और चेनाब, और जो नीचे की 3 नदियां होंगी, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ऊपर की 3 नदियां और नीचे की 3 नदियां। ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान लेगा, 20% पानी इंडिया लेगा, और नीचे की 3 नदियों का 80% पानी इंडिया लेगा और केवल 20% पानी पाकिस्तान लेगा। ये था सिंधु जल समझौता। नोट कर लो भाई मेरे, यहां से सवाल डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछता है। इनको नोट कर लीजिए, आप एक एक करके इनकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो नोट कर लीजिए, कर दो रेस। अच्छा, एक चीज और समझ लो, यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है एग्जामिनेशन में। जो ये 5 नदियां हैं ना, कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इनका ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम, पुराना नाम। कौन सा भाई? झेलम को बोलते थे बितास्ता। क्या बोलते थे? बितास्ता। चिनाब को बोलते थे असिकिनी। उसके नीचे रावी को क्या बोलते थे?
परूसनी। उसके नीचे ब्यास को क्या बोलते थे? बिपाशा। बिपाशा, बिपाशा बसु, सबके मुंह पे याद होगा। फिर उसके बाद सतलुज को क्या क्या बोलते थे? सतुद्र। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों नदियों का ओल्डेस्ट नेम है। झेलम का बितास्ता, चिनाब का अस्किनी, रावी का परुसनी, ब्यास का बिपाशा, सतलज का सतुद्र। ये याद कर लेना, यहां से भी सवाल आपका आ जाता है। और सिंधु का सिंधु यानी कि इंडस ही था। क्लियर। अब नुब्रा किसकी सहायक नदी है? श्योक की। श्योक किसकी सहायक नदी है भाई मेरे? श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि दाहिने तरफ से, यानी कि ऊपर देखो दाहिने तरफ से जुड़ रही है ना सिंधु से। और ये सब क्या कहलाती है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। तो उसको अलग से आप बना के लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप लिख लोगे, मुझे पक्का पता है। और नहीं लिखोगे भाई तो बाद में पछताओगे। चलो अब एक एक करके सारी सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली सहायक नदी झेलम। इराज कर दूं? हालांकि देखते रहो, चलो ऐसे हल्का फुल्का रहने दो। पहली सहायक नदी कौन है? झेलम। झेलम नदी जो है, इसकी सहायक नदी कहां से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम स्थान कहां है? तो इसका उद्गम स्थान है शेषनाग या बैरीनाग लेक है। और ये शेषनाग और बैरीनाग लेक जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, अब सुनो भाई मेरे, ये झेलम नदी शेषनाग बैरीनाग लेक से निकलती है, यानी कि झील से निकलती है। और उस झील से निकलने के बाद इसका आउटफ्लो यानी कि कॉन्फ्लुएंस, संगम, इसका संगम कहां पर होता है? इसका संगम पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाती है? चिनाब से मिल जाती है। सब देख लो भाई मेरे, पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाती है? चिनाब से मिल जाती है। और सुनो भाई मेरे, झेलम नदी जो है ये क्या करती है? इंडिया इट सेपरेट्स बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर सवाल पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर कौन सी नदी डिसाइड करती है, तो पूरे एरिया में नहीं कि थोड़े से एरिया में अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को डिसाइड करने की बात करूं तो कौन सी नदी डिसाइड करती है? झेलम नदी, यानी कि सेपरेट करती है। दूसरी बात, इसी नदी के पानी से बना है उलर लेक। उलर लेक इज मेड बाय झेलम रिवर वाटर। तो अगर सवाल पूछे कि उलर झील किस नदी के जल से बना हुआ है, तो झेलम रिवर वाटर से बना हुआ है, यानी कि झेलम नदी के जल से बना हुआ है। अब सुनो भाई मेरे, उलर लेक क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा मीठे जल का झील कौन सा है? उलर लेक है। भारत का सबसे बड़ा मीठे जल का झील कौन कहलाता है? वुलर लेक कहलाता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है भाई मेरे? उलर लेक। अच्छा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? लेक बैकाल, रशिया में पड़ता है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक बैकाल। वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक, लेक बैकाल। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वॉल्यूम रखने वाला लेक, सबसे ज्यादा पानी रखने वाला लेक, लेक बैकाल। तो तीनों के तीनों ध्यान रख लेना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक बैकाल। वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक, लेक बैकाल। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस नदी में वॉल्यूम जो है, यानी पानी सबसे अधिक है, किस झील में सबसे अधिक पानी है, तो उसका भी आंसर क्या होगा? लेक बैकाल। समझ में आया कि नहीं है? ये रशिया में पड़ता है, ध्यान दे लेना भाई मेरे। और इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा? उलर लेक। किसकी नदी से बना हुआ? झेलम नदी के पानी से बना हुआ है। और ध्यान दे लेना, झेलम नदी का ओल्डेस्ट नेम क्या था? बितास्ता था। ठीक है, झेलम के बारे में और ध्यान दे लेना। झेलम पर भाई मेरे इसकी दो सहायक नदियां हैं। झेलम की दो सहायक नदियां हैं और उन दो सहायक नदियों के बारे में पूछता है। इसकी दो सहायक नदियां जो हैं, अच्छा, झेलम के किनारे एक शहर बसा हुआ, उसका नाम है श्रीनगर। अगर सवाल पूछ ले श्रीनगर सिटी जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो झेलम के किनारे बसा हुआ है। दूसरी बात समझ लेना, झेलम की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, दो सहायक नदियां हैं। एक तो है तवी और एक है किशनगंगा।
तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? झेलम की है। तवी किसकी सहायक नदी है? झेलम की है। झेलम के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? श्रीनगर। और इस तवी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? जम्मू। भाई जम्मू शहर अलग है, श्रीनगर शहर अलग है, तो जम्मू शहर बसा हुआ है तवी नदी के किनारे। समझ में आया कि नहीं है? इसी किशन गंगा पर एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है तुलुबुल प्रोजेक्ट। बहुत फेमस है और ये सवाल पूछेगा आपसे कि तुलबुल प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो इनडायरेक्टली झेलम पर है और डायरेक्टली किस पर है? किशन गंगा नदी पर है। कहां पर भाई मेरे से? जम्मू एंड कश्मीर में है। ध्यान दे लोगे ना इस बात को, तो ये भी नोट कर लो, झेलम से रिलेटेड। ठीक है, अगला नदी चिनाब। ठीक है, चिनाब की अगर हम बात करें, दूसरा चिनाब रिवर। चिनाब का ओल्डेस्ट नेम अस्किनी। समझ में आया कि नहीं है? चिनाब नदी ये कहां से निकलती है भाई मेरे? इट वर्जिनेट फ्रॉम, मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश में यहां पर एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है बारालाचा ला। जब ला लग जाता है ना भाई मेरे, समझ लो दर्रा ही है। तो ये वर्जिनेट कहां से होता है? बारालाचा ला दर्रे से होता है। बारालाचा ला पास, यानी कि बारालाचा ला दर्रा, ये कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। तो चिनाब नदी कहां से निकलती है? बारालाचा ला दर्रे से निकलती है। इसका कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, यानी कि संगम कहां होता है? भाई इसका आउटफ्लो तो होगा नहीं, कहीं जाके गिरेगी थोड़ी ना, ये दूसरी नदी में जाके मिल जा रही है। और दूसरी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। तो इसका कॉन्फ्लुएंस कहां पर है? तो पाकिस्तान के पंचनाद एरिया में या मिठानकोट एरिया में, पाकिस्तान के पंचनाद यानी कि मिठानकोट एरिया में जाकर किससे मिल जाती है? सिंधु यानी कि इंडस रिवर से मिल जाती है। इस पे 3 प्रोजेक्ट हैं, एक है बगलिहार, एक है बगलिहार BAGLIHR बगलिहार डैम, सलाल डैम और दुलहस्ती डैम। तो बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती तीनों के तीनों डैम जो चिनाब नदी पर हो, कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये ध्यान दे लो भाई मेरे। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट। हो गया नोट? चलो कर लो नोट भाई। अगला तीसरी नदी कौन सी है? रावी। रावी का ओल्डेस्ट नेम परुष्णी। क्या नाम है रावी का ओल्डेस्ट नेम? परुष्णी। तीसरी नदी कौन सी है? रावी। रावी का ओल्डेस्ट नेम परुष्णी। रावी नदी कहां से निकलती है? मैंने बताया आपको पहले समझा चुका हूं मैं। रावी नदी बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, उसके जस्ट नीचे आओगे तो एक दर्रा पड़ता है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे की अगर मैं बात करूं तो इसी रोहतांग दर्रे से निकली हुई है रावी नदी। वर्जिन कहां से? रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। और ये रोहतांग दर्रा है कहां? ये रोहतांग दर्रा है भाई मेरे हिमाचल प्रदेश में। इस रोहतांग दर्रे से नदी निकलने के बाद जाकर के जहां पर झेलम मिलती है चिनाब से, उसी के आगे चिनाब में मिल जाती है। आउटफ्लो पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिल जाती है, चिनाब से मिल जाती है। तो पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाती है? चिनाब से मिल जाती है। क्लियर? नेक्स्ट इस पे मैं प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो इस पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट हैं। पहला रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम।
अच्छा, सागर वाले नाम से ना ध्यान दे लेना, कनेक्ट कर सकते हो। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर, ठीक है। रंजीत सागर डैम, रंजीत सागर डैम कहाँ पर भाई मेरे? रावी नदी पर, कहाँ पर? पंजाब में, ठीक है। और एक है इंदिरा गांधी सागर डैम, आगे चलो उसके बारे में बातें करते हैं हम लोग, ठीक है। तो रंजीत सागर डैम कहाँ पर? पंजाब में। अच्छा, इसका एक और नाम है रंजीत सागर डैम का, कभी कभी पूछ लेता थीन डैम, THEIN, थीन डैम। अगर थीन बांध पूछेगा ना, थीन बांध किस बांध को बोलते हैं, तो रंजीत सागर डैम को ही बोलते हैं। और वो कहां पर? पंजाब में। किस नदी पर? रावी नदी पर है, पहला। दूसरा, चमेरा डैम, ये हिमाचल प्रदेश में है और किस पर है? रावी नदी पर है, चमेरा बांध, ठीक है। तीसरा, सुहरकंडी डैम, ये भी कहां पर है? पंजाब में है। और ये सब किस पे है? रावी नदी पर है। सॉरी, सुहरकंडी बोल दिया मैंने, शाहपुर कंडी इसका नाम है, सॉरी, शाहपुर कंडी डैम। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों किस पर है? रावी नदी पर है। और ये दो पंजाब में है और एक हिमाचल प्रदेश में है। ध्यान से इसको भी नोट कर सकते हो। रावी नदी हो गया। चलो आगे देखते हैं, नोट कर लो आप लोग। तीन बात ध्यान दे देना भाई साहब, तीन बात किसको बोलते हैं, पूछता है सवाल। चौथा, ब्यास। ब्यास का ओल्डेस्ट नेम बिपाशा। ब्यास नदी कहां से निकलती है? इसका भी उद्गम स्थल यानी कि ओरिजिन पॉइंट कहां पर है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास। कहां पर है भाई मेरे? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रे से निकलती है कॉन्फ्लुएंस हरिके, एक जगह है पंजाब में, वहां पर जाकर के किससे मिल जाती है? हरिके पंजाब में जाकर के सतलुज से मिल जाती है। ठीक है, देखो ये ब्यास नदी आती है ना रोहतांग दर्रे से, और निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जाकर के हरिके एक जगह है, हरिके पंजाब में जाकर किससे मिल जाती है? सतलज से मिल जाती है। इस पर एक डैम है, एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है पौंग डैम। अगर सवाल पूछे पौंग डैम किस पर है, तो ब्यास नदी पर है। ध्यान दे लेना भाई मेरे, इसी पौंग डैम के पीछे, इसी पौंग डैम के पीछे एक रिजर्वायर है, उस रिजर्वायर का नाम है महाराणा प्रताप। ये सवाल आ चुका है, सागर रिजर्वायर, रिजर्वायर, ठीक है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि डैम का पानी रोकने के बाद उस पानी को कहीं जाकर के इकट्ठा हो जाता है, उसे रिजर्वायर बोलते हैं। और वो रिजर्वायर का जो पानी होता है अलग अलग कामों में यूज होता है, वहाँ से कैनाल भी निकल सकता है, उसका पानी पीने के लिए भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की तरह काम होता है। तो एक जैसे मैंने बताया था ना कि यूपी के रिहन डैम के पीछे एक बहुत बड़ा लेक बना हुआ है, दैट इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। याद आया कि नहीं आया? रिहन डैम के पीछे पिछले वाले लेक्चर में जाके पढ़ लो आप लोग। वैसे ही इस डैम के पानी से बना हुआ है महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर किस नदी के पानी से बना हुआ है? तो ब्यास नदी के पानी से और पौंग डैम के पास बना हुआ है। कहाँ पर है भाई मेरे? ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला दैट इज द सतलज। कर लो नोट भाई, कर लो। ठीक है, आई होप से समझ में आ रहा होगा आपको। चलो अगला कौन सा बचा है? सतलज, पांचवा। सतलज नदी। और सतलज नदी की बात मैं करूं तो कहां से निकलता है भाई मेरे? ओरिजिन पॉइंट कहां पर है? मैंने बताया था कि जहां पर ये आपका चेमुंगदुंग हिमखंड है, यानी कि नियर मानसरोवर लेक, ये चेमुंगदुंग हिमखंड से ही बना है। एक झील बना, उस झील का नाम है मानसरोवर झील। और उसी मानसरोवर झील के जस्ट नीचे आओगे तो आपको मिलता है राक्षस झील, और उसी राक्षस झील से आपका एक नदी निकली हुई है, उस नदी का नाम है सतलुज नदी। और सतलुज नदी जब इंडिया में एंटर करती है तो कौन से दर्रे से एंटर करती है? शिवकिले दर्रे से एंटर करती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और जाकर के
पाकिस्तान के मिठानकोट यानी पंचनाद एरिया में किससे मिल जाती है? चिनाब नदी से मिल जाती है। तो सतलज नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है राक्षस लेक। क्या है भाई मेरे? राक्षस लेक नियर मानसरोवर। और वो मानसरोवर जो बनना है ना भाई मेरे, वो चेमुंगदुंग ग्लेशियर के जस्ट पास में है। उसी के ग्लेशियर के पानी से मानसरोवर झील बनता है। क्लियर? और ये सतलज नदी भाई मेरे हिमालय की नदी नहीं है, ट्रांस हिमालयन रिवर है। समझना इस बात को। अगर कभी पूछ लिया आपसे कि 4 ऑप्शन दे दिया और बोल दिया कि इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं ओरिजिनेट हुई है, और अक्सर करके सतलज रिवर उसमें दे देता है, सतलज नदी हिमालय से ओरिजिनेट नहीं हुई है, ट्रांस हिमालय से ओरिजिनेट हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? जो चेमुंगदुंग ग्लेशियर है उसके पास से ओरिजिनेट हुई है, और वो सब ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है, हिमालय के पार्ट नहीं है। नॉर्दर्न माउंटेन में ट्रांस हिमालय के पार्ट है। आप और अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे जब मैं आपको माउंटेन रेंज के बारे में बताऊंगा। इस नियर मानसरोवर से सतलज नदी निकलती है, और निकलने के बाद इसका आउटफ्लो क्या है, यानी कि कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर होता है, कहाँ पर संगम होता है भाई मेरे? इसका संगम जो होता है पाकिस्तान के मिठानकोट यानी कि पंचनाद एरिया में जाकर के इससे मिल जाती है, चेनाब से मिल जाती है। पंचनाद यानी कि मिठानकोट एरिया में जाकर किससे मिल जाती है? चिनाब से मिल जाती है। क्लियर? आप देखो ध्यान से। सतलज नदी के बारे में बात करते हैं, सतलज नदी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। और सतलज नदी के प्रोजेक्ट के बारे में समझना तो ध्यान से सुनो भाई। ये पहले पड़ेगा, जैसे इधर से आओगे आप तो पहले पड़ेगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पड़ेगा पंजाब। तो मैं पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश और पंजाब को इस 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। अब सुनना ध्यान से। मैं इसको इरेज कर दूं क्या? एक मिनट, नीचे वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं। समझाने की थोड़ा जरूरत पड़ेगी मुझे कुछ चीज़ों को, और अच्छे तरीके से आई हो तो समझ भी जाओगे आप। देखो ध्यान से, ये है सतलज नदी, नहीं सॉरी, ये है 2 स्टेट, एक है हिमाचल प्रदेश। देखो इधर से पहले आओगे ना तो पहले हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, और फिर उसके आगे बढ़ोगे तो पंजाब पड़ेगा। ये 2 स्टेट का एरिया है। अब सुनना भाई मेरे, ये है आपका माउंटेन रेंज वाला एरिया, यानी कि जो ये चेमुंगदुंग ग्लेशियर है यहाँ पर कहीं होगा, ये ए पॉइंट है, ये है चेमुंगदुंग ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, जो ऊपर से बहते हुए धीरे धीरे पंजाब हिमाचल प्रदेश में नहीं एंटर करती है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया से होते हुए चली जाती है पाकिस्तान में, दैट इज सिंध, यानी कि इंडस रिवर। इसी जस्ट चेमुंगदुंग ग्लेशियर से जस्ट थोड़ा सा नीचे आओगे, ये मानसरोवर लेक का एरिया है, ये मानसरोवर लेक का एरिया है। ठीक है, मानसरोवर झील का एरिया है। उस मानसरोवर लेक के नीचे आओगे तो एक राक्षस झील है, इसे मैं बी पॉइंट बना दे रहा हूं। इस बी पॉइंट से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सतलज नदी। और सतलज नदी पहले हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर पंजाब में जाती है, पंजाब में जाने के बाद पाकिस्तान में यहाँ पर उससे मिलने से पहले चिनाब नदी से मिल करके फिर चली जाती है, किससे? सिंधु नदी से मिल जाती है। ये है आपकी सतलज नदी, समझना इस बात को। सतलज नदी जिस जगह पर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो पहला स्टेट तो हिमाचल प्रदेश होता है, जिस जगह एंटर करती है उस दर्रे का नाम है शिपकिला दर्रा, शिपकिला पास। समझ में आया कि नहीं है? और जब ये एंटर करती थोड़ा आगे बढ़ती है तो इधर से एक नदी आती है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर रोहतांग पास है, उस रोहतांग पास से एक नदी आती है, उसका नाम है ब्यास नदी। और उस ब्यास नदी जो है वो जा कर के पंजाब में एक जगह पर मिल जाती है, और किससे मिलती है? सतलज से मिलती है। और जिस पॉइंट पर मिलती है पंजाब में, जिस जगह पर मिलती है, उस जगह का नाम है हरीके। और यहाँ पर जहाँ पर मिलती है ब्यास, वहीं पर एक कैनाल बना हुआ है, वहाँ पर मैंने बताया भी था, समझाया भी था, उस कैनाल का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। और इस इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट कैनाल है, इंडिया का सबसे बड़ा नहर है।
लार्जेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई मेरे, 649 किलोमीटर है। ये मेनली किसके लिए बनाया गया था, राजस्थान के लिए बनाया गया था, क्योंकि राजस्थान में हमेशा पानी की कमी रहती है, इसीलिए बोलते हैं उसको लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान। समझ में आया या नहीं आया, आप देखो ध्यान से। तो ये रही बात। अब इस सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के एरिया में कुछ प्रोजेक्ट हैं। उनमें सबसे पहला है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट और दूसरा है नाथपा झकरी प्रोजेक्ट। तो ध्यान से देख लेना, ऊपर में इरेज कर दे रहा हूं। इसी सतलज नदी पर दो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, एक बना हुआ है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट और एक बना हुआ है नाथपा झकरी प्रोजेक्ट। तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जब पंजाब के पास पहुंचता है ना, तो यहाँ आसपास ही बना हुआ है, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो एक है पहला भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। अच्छा, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट में बोल रहा हूँ भाई मेरे, तो भाखड़ा और नांगल दो अलग अलग बांध है, ठीक है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट में भाखड़ा बांध अलग है, नांगल बांध अलग है। तो उसमें भी मैंने इसको ये पार्ट बना लिया, यानी कि भाखड़ा डैम। ये दो डैम है, कुछ कुछ दूरी पर बने हुए हैं। पहले भाखड़ा पड़ता है, फिर कुछ दूरी पर नांगल डैम मिलता है। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो भाखड़ा डैम जो है भाई मेरे, इसकी हाइट जो है 226 मीटर का है। ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट डैम है। आप सुनो, इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट डैम 261 मीटर, टिहरी डैम किस पर, भागीरथी नदी पर, जहां पर भिलांगना नदी आकर मिलती है। भाखड़ा डैम सतलज नदी पर बना हुआ है, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट डैम, कितनी हाइट, 226 मीटर। और सुन लो, डैम में भी अलग अलग टाइप के डैम होते हैं। उसमें अगर पूछ लो ग्रेविटी वाले डैम में सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो वो भाखड़ा डैम है। तो इंडिया का तो सेकंड हाईएस्ट डैम है, बट हाईएस्ट डैम ऑफ हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा है, भाखड़ा डैम है, लेकिन वैसे सेकंड हाईएस्ट डैम है। अब सुनो, एक और प्रोजेक्ट है भाखड़ा डैम से जस्ट नीचे आओगे तो वो है नांगल बांध। तो एक भाखड़ा डैम हो गया, एक है नांगल डैम। तो ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट कहां पर पड़ता है, पंजाब में नहीं पड़ता है भाई मेरे, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दोनों, भाखड़ा भी और नांगल भी, दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। अब सुनना, इसी भाखड़ा डैम के पीछे ध्यान से सुनना, ये गलती करते हैं बच्चे, इसी भाखड़ा डैम के पानी, मतलब जहां पर भाखड़ा डैम बना हुआ है, भाखड़ा बांध बना हुआ है, उसी भाखड़ा बांध के पानी से बना है एक रिजर्वायर। उस रिजर्वायर का नाम है गोविंद सागर रिजर्वायर। अब यूपी वाले बच्चे क्या गलती करते हैं, सुन लो ध्यान से भाई मेरे। यूपी वाले पढ़े रहते हैं रिहंद बांध पर गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, और गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर भी कहलाता है वो। तो अब यहां पर भी गोविंद सागर रिजर्वायर आता है, तो तुरंत फटाक से रिहंद मार देते हैं। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत जब तक ना पूछ ले तब तक आप रिहंद नहीं मारोगे। जब अगर आपका गोविंद सागर रिजर्वायर पूछ रहा है तो किसके पानी से बनता है, सतलज नदी के पानी से बनता है, भाखड़ा डैम के पीछे बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये गलती मत करना, ठीक। एक और प्रोजेक्ट है इसी पर, उस प्रोजेक्ट का नाम है नाथपा झकरी। कौन सा, नाथपा झकरी प्रोजेक्ट। तो ये भी सतलज पर है, तो इतना याद कर लो, इतना लिख लो। तो ये रही सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। कर दो रेस। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, तीसरा जो ईवर फ्लोइंग रिवर था हमारे पास, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली है। और अगर मैं बात करूं ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली की, तो समझना इस बात को, ये इंडिया है भाई मेरे, और मैंने बताया था आपको यहां पर पड़ता है एक ग्लेशियर, उस ग्लेशियर का नाम है चीम युंग दुंग ग्लेशियर, यानी कि दुंग हिमखंड। इस चेम युंग दुंग हिमखंड से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सतलज नदी। और ये इंडिया के जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख वाले एरिया से होते हुए
आगे जाकर के जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ पर, लद्दाख से होते हुए एंटर कर जाती है आपकी किसमें, पाकिस्तान में, और जाकर के पाकिस्तान में कराची में अरब सागर में मिल जाती है। कौन? सिंधु नदी। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर था। इसी चेमेंगदुंग ग्लेशियर से एक नदी और निकलती है, उस नदी का नाम है भाई मेरे ब्रह्मपुत्र, और ये तिब्बत वाले क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ती है और अरुणाचल प्रदेश के दिहांग वाले एरिया में एंटर करती है, और एंटर करने के बाद असम से होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में एंटर करने के बाद ये नीचे कौन सा कंट्री पड़ता है, बांग्लादेश में एंटर करती है। और इस बांग्लादेश में ये क्या करती है, इधर से एक भारत की नदी आती है, उस नदी का नाम है भाई मेरे गंगा। यहाँ उत्तराखंड से एक नदी निकलती है गंगा, और गंगा जो होती है भाई मेरे ये उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से होते हुए, यूपी उत्तराखंड, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बना दिया, 1 मिनट रुक जाओ भाई, गलती नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत बन गया था, ये अब सही है, BNG, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये आता है ब्रह्मपुत्र उधर से, और इधर से आती है गंगा। गंगा उत्तराखंड से निकलने के बाद यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद, यहाँ बिहार से थोड़ा नीचे जाती है, फिर वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद ये चली जाती है और बांग्लादेश में एंटर करती है। और जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इधर से आता है कौन, ब्रह्मपुत्र, और उधर से आती है गंगा, और दोनों मिल जाती हैं और एक नदी बन जाती है, उस नदी का नाम पड़ता है मेघना। तो ध्यान सुनना भाई मेरे, अगर मैं बात करूँ इस गंगा की, तो उधर से गंगा आती है, उधर से आती है ब्रह्मपुत्र, और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनती है मेघना। और इसी गंगा नदी जब कहाँ पर है, बांग्लादेश में एंटर करती है, तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। और इधर से जब ये आती है, क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र, तो जब बांग्लादेश में एंटर करती है उसका नाम हो जाता है जमुना, यमुना नहीं जमुना। तो पद्मा और जमुना मिलकर बनती है मेघना, और यही मेघना जाके कहाँ पर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। समझ में आया कि नहीं है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। क्लियर? ठीक, तो पद्मा और जमुना मिल करके बनती है मेघना, और यही मेघना जाके कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अब सुनना, मैं बात करता हूं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, इसके जो ओरिजिन पॉइंट होती है वो होती है अगेन चेम युंग दुंग ग्लेशियर। चेम युंग दुंग हिमखंड नियर मानसरोवर, तिब्बत, चाइना। ठीक है, तिब्बत चाइना नियर मानसरोवर के पास से चेमयुंगदुंग ग्लेशियर निकलती है। चेमयुंगदुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। अब ध्यान से सुनना, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ ओरिजिनेट होती है, यहाँ से निकलती है, और निकलने के बाद इसका आउटफ्लो क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में। ये कितने कंट्री से गुजरती है, 3 कंट्री से गुजरती है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। इसकी टोटल लेंथ जो है 2900 किलोमीटर होती है। इसीलिए अगर सवाल पूछे आपसे, 2 सवाल बनता है यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर अगर मैं इन ऑप्शन लगाऊंगा, यानी कि भारत में सबसे बड़ी नदी या भारत की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया या लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे बड़ी नदी या भारत की सबसे बड़ी नदी, तो उसका आंसर होगा गंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं लार्जेस्ट रिवर थ्रू इंडिया, यानी कि सबसे बड़ी नदी जो इंडिया के थ्रू बहती है, वो नदी हो जाती है ब्रह्मपुत्र। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इस गलती को दोहराना मत। ठीक है, तो लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया या ऑफ इंडिया गंगा, लार्जेस्ट रिवर थ्रू इंडिया दैट इज द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जहां से निकलती है, वहां से निकलने के बाद इसके अलग अलग नाम हैं, और वो अलग अलग नाम हमेशा सवाल पूछता है आपसे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, तो ये नोट कर लो। ठीक है, अच्छा, इसके सहायक नदियों के बारे में बात करूं, इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करूं। इसकी सहायक नदियां जो हैं, ठीक है, सुनना, एक तो लेफ्ट की तरफ से जुड़ती हैं कुछ, और कुछ राइट की तरफ से जुड़ती हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं इसकी सहायक नदियों में, तो इधर से एक नदी आके जुड़ती है लोहित, इधर से एक नदी जुड़ती है मानस, और इधर से एक नदी जुड़ती है तिस्ता। तो राइट की तरफ से देख लो, ये अगर मैं देखूंगा तो इधर से बह रही है ना, इधर से, तो देखो इधर राइट वाला पार्ट हो गया ना, तो राइट में इसकी तरफ से 3 जुड़ती हैं, एक है लोहित, और एक है मानस,
और एक है तिस्ता। तो लोहित राइट तरफ से जुड़ती है, मानस राइट से जुड़ती है, तिस्ता राइट से जुड़ती है। मानस भाई मेरे अगर सवाल पूछ ले, आपका पड़ोसी देश है भूटान, भूटान की सबसे बड़ी नदी मानस, ध्यान दे लेना। लोहित, मानस और तिस्ता ये राइट लेफ्ट की तरफ से, सॉरी ये राइट की तरफ से जुड़ती हैं यार, गलती हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट ले लो, ठीक है ना। तो और लेफ्ट की तरफ से कौन जुड़ती हैं? सुबनसिरी, इधर की तरफ से सुबनसिरी, ठीक है। और एक और याद कर लो, बराक, ठीक है। तो ये है लेफ्ट की तरफ से जुड़ने वाली नदियां, किससे? ब्रह्मपुत्र रिवर से जुड़ने वाली नदियों में, सहायक नदियों में अगर मैं बोलूं तो इसकी सहायक नदियां कौन सी? लोहित, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, बराक, ये सब क्या हैं? ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, जिसमें लोहित, मानस, तिस्ता क्या करती है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सुबनसिरी और बराक है। और आ जाओ भाई मेरे, इसके कुछ नाम है, नेम है, अलग अलग जगहों पर इस पर कुछ नाम कहलाता है। पहला नाम भाई मेरे इसका शांगपो, नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो पहला नाम क्या है भाई मेरे? शांगपो, सांगपो। सांगपो कहां पर बुलाया जाता है? तिब्बत में बुलाया जाता है। ब्रह्मपुत्र को सांगपो नाम से कहां पर? तिब्बत में बुलाया जाता है। दूसरा नाम क्या है भाई मेरे? यारलुंग जंबो। यारलुंग जंबो किस जगह बुलाया जाता है इसको? तो तिब्बत में ही बुलाया जाता है। लेकिन अब दोनों के दोनों तिब्बत में बुलाया जाता है, लेकिन ओल्डेस्ट नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र अगर पूछ ले तो उसमें यारलुंग जंबो नहीं आंसर होगा, शांगपो आंसर होगा। ओल्डेस्ट नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र, क्लियर। फिर अगर मैं बात कर लूं यारलुंग जंबो के बाद, जब अरुणाचल प्रदेश में इंडिया के इंटर करता है तो दिहांग प्रांत से इंटर करता है, इसलिए इस नदी का नाम पड़ जाता है दिहांग। इंडिया के अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में इंडिया के दिहांग प्रांत में इंटर करता है चूंकि, इसलिए इसका नाम दिहांग हो जाता है। फिर और आगे आओगे थोड़ा सा नीचे तो असम में जब एंटर करता है तो इसका नाम एक्चुअल में ब्रह्मपुत्र हो जाता है, असम में इंडिया के। लेकिन अगर बांग्लादेश में आ जाओगे ना भाई मेरे, तो बांग्लादेश में जब एंटर करोगे तो इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना, यमुना नहीं, जमुना। कहां पर? बांग्लादेश में, क्लियर। तो ये याद कर लो, इसके कुछ ओल्डेस्ट नेम है ब्रह्मपुत्र के। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट और सुन लो भाई ब्रह्मपुत्र के बारे में। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में आती है तो जनरली क्या होता है, हमारे पास रिवर का डेफिनेशन क्या होता है कि हमारे पास आइलैंड का डेफिनेशन क्या होता है कि आइलैंड इज द पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड फोर साइड बाय द वाटर। यानी कि लैंड के यानी कि भूमि का वह टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो वो कहलाता है आइलैंड, यानी कि द्वीप कहलाता है। अब वो द्वीप चाहे रिवर में बने चाहे वो ओशियन में बने, तो जनरली हमारे पास एक माइंडसेट होता है कि आइलैंड कहाँ पर फॉर्म्ड होता है? ओशियन में फॉर्म्ड होता है। लेकिन रिवर में भी फॉर्म्ड हो सकता है, ऐसा नहीं है। जमीन का ऐसा कोई टुकड़ा जो रिवर में बन जाए, चारों तरफ से पानी से भरा घिरा हो, वो आइलैंड कहलाएगा। और ऐसा ही एक आइलैंड इंडिया में देखने को मिलता है। जब यह ब्रह्मपुत्र रिवर असम में एंटर करती है भाई मेरी, तो असम में जब एंटर करती है तो असम में उसे एक आइलैंड बनता है, और उस आइलैंड का नाम है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बनता है, उस आइलैंड का नाम है मजूली आइलैंड। कौन आइलैंड है भाई मेरे? मजूली आइलैंड। तो मजूली आइलैंड जो है, मजूली आइलैंड ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर ही बनती है। और मजूली आइलैंड की बात मैं करूं तो किस पर बनती है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनती है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, यानी कि नदी में बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन? मजूली आइलैंड। समझ में आया कि नहीं आया? और इसीलिए इंडिया बहुत कंसर्न रहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कम ना हो, क्लियर। क्योंकि मजूली आइलैंड में बहुत सारे हैबिटेट और बहुत सारे लोग बसे हुए हैं जिनका जीविकोपार्जन चलता है वहाँ से, क्लियर। अब आ जाओ, फिर उसके बाद मैं करूँ ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर, और जब ये बांग्लादेश वाले एरिया में आते हो आप, तो इसी बांग्लादेश वाले एरिया में अगर मैं बोलूँ, ऐसे देखो आप, इधर से आती है गंगा, गंगा मिस जब एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, और वैसे तो रहती है गंगा। और जब इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, तो वैसे तो ब्रह्मपुत्र रहती है लेकिन इसका नाम हो जाता है जमुना। और ये जो गंगा और जमुना मिल, पद्मा और जमुना मिल के बनाती है मेघना,
और यही मेघना जाकर कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अब सुनना भाई मेरे, इस पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदियों के कारण एक डेल्टा बनता है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। और ये सुंदरबन डेल्टा जो है ये किस एरिया में बनता है? वेस्ट बंगाल वाले एरिया में बनता है। और मैं बोलूँ कि पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के एरिया में भी बनता है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है भाई मेरे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल किन दो नदियों का बनता है? पद्मा यानी जमुना, या गंगा या ब्रह्मपुत्र, जो भी आप नाम ले लो, ये बात। अच्छा, अब देखो एग्जामिनर बहुत होशियार हो चुका है, आपको तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा पता है क्योंकि आपके इंडिया का फैक्ट है। अगर पूछ लिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा, सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो नील का डेल्टा है, यानी कि नील डेल्टा। क्लियर भाई मेरे? तो ये नोट कर लो। तो इतनी सारी बातें जो ब्रह्मपुत्र के बारे में इंपॉर्टेंट हो सकती थी मैंने बात किया, उतना इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें नहीं है ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करने के लिए। तो जितने क्वेश्चंस बन सकते थे ब्रह्मपुत्र से मैंने बता दिए। तो गंगा खत्म, सिंधु खत्म, ब्रह्मपुत्र खत्म। अब आते हैं नीचे वाले रिवर्स जिन्हें हम बोलते हैं पेनिसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो जस्ट 10-15-20 सेकंड का हम लोग ब्रेक लेते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई मेरे, चलिए आगे मूव करते हैं। अब जितने भी मतलब हिमालय की तरफ से नहीं, ऊपर नॉर्थ वाले एरिया से जितनी भी रिवर्स थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब साउथ इंडिया की तरफ की रिवर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और कैसे पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में भी ध्यान से सुन लो आप लोग, ताकि एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले। तो इसको हम बोलते हैं पेनिसुलर रिवर्स। क्या बोलते हैं? पेनिसुलर रिवर्स, यानी कि इन्हें बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। और इन प्रायद्वीपीय नदियों में जो हमारी मेन आती हैं 8 रिवर, मैंने आपको पहले बताया था, और उन 8 रिवर के बारे में आपको समझा दूं ध्यान से। तो इसमें भी 2 तरह के मैं ब्रेक कर दे रहा हूं 8 को। एक है कुछ ईस्ट की तरफ बहती हैं जिसे बोलता हूं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, यानी कि पूर्व की तरफ बहने वाली, और कुछ होती हैं वेस्ट की तरफ बहती हैं, इसलिए बोलते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। जो बड़ी बड़ी नदियों के बारे में उसके बारे में बता रहा हूँ। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर की बात अगर मैं करूँ तो उसमें सबसे पहला जो आता है मेनली वो है महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा, चौथा कावेरी। ये ईस्ट की तरफ बहती है नदियां निकलने के बाद। वेस्टर्न फ्लोइंग में नर्मदा, ताप्ती, राप्ती नहीं ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। ठीक है, तो ये 4 रिवर्स हैं, वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं, ये 4 ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर होती हैं, और ये सब पेनिसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियां हैं। अगर मैं बोलूं एक सवाल यहां से अगर पूछ लें कि लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो उसका अंदर आंसर होता है नर्मदा। अब एक एक करके सारी नदियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको समझाता भी जाऊंगा कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से गुजरती हैं नदियाँ। ठीक है, चलो, तो पहला हेडिंग डाल लो भाई मेरे। पहला हेडिंग है दैट इज महानदी। अगर मैं बात करूं महानदी की, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाना। जस्ट अ सेक। सुन लो, नेक्स्ट आ जाओ। अगर मैं बात करूं महानदी की, तो महानदी निकलती कहां से है? तो इसका जो उद्गम स्थान है ना, जो ओरिजिन है, वो है शिहावा हिल्स। ये कहां पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है वहाँ पर मध्य प्रदेश की तरफ पड़ता है अमरकंटक हिल और छत्तीसगढ़ की तरफ पड़ता है सिहावा हिल्स। तो सिहावा हिल से निकलती है महानदी, समझ में आ रहा है कि नहीं है। और यहाँ से निकलने के बाद इसका आउटफ्लो कहाँ है, कहाँ जाके गिरती है, अगर देख लो इंडिया का ये वाला मैप है, समझ में आया कि नहीं। तो ये है उड़ीसा और ये है छत्तीसगढ़, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब उतना अच्छा तो नहीं मैं क्लियर बना दे रहा हूँ लेकिन समझ में आ जाएगा मुझे लगता है। और इधर एमपी यानी मध्य प्रदेश, और यही एमपी के इस तरफ वाले एरिया में पड़ता है अमरकंटक और यहाँ पड़ता है सिहावा हिल्स। सिहावा हिल्स से ये नदी निकलती है, निकलने के बाद उड़ीसा से होते हुए चली जाती है कहाँ पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होते हुए बे या बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये ध्यान देना जितनी भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ना उनका आउटफ्लो, उनका हमेशा गिरना किधर होगा, बंगाल की खाड़ी की तरफ होगा, समझ में आया कि नहीं है। तो ये जो नदी जाके गिरेगी कहाँ पर गिरेगी, बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, यानी कि आउटफ्लो इसका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। समझ में आया, आई होप तो समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा, कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो ये 2 स्टेट से गुजरती है। कौन से 2 स्टेट से गुजरती है, तो एक तो है भाई उड़ीसा और दूसरा छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरती है, यानी कि छत्तीसगढ़ और फिर भाई साहब कहाँ, उड़ीसा, 2 स्टेट से गुजरती है। याद कर लेना इस चीज़ को। अगर मैं बोलूँ इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, इसकी सहायक नदियों के बारे में, तो पूछता है सवाल, ये इसको छोड़ मत देना, भले ही नाम थोड़े अजीब लगेंगे लेकिन सवाल पूछता है जब थोड़ा टफ बनाना होता है पेपर को। तो इसके 2 ट्रिब्यूटरीज होती हैं 2 तरफ से, एक लेफ्ट बैंक और एक राइट बैंक। तो लेफ्ट राइट इसको भी नहीं याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जब अलग अलग करके हमको पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। एक है इब, इब है लेफ्ट, टेल, तेल है राइट, जोंक राइट और ओंग। तो टेल, जोंक और ओंग ये तीनों के तीनों राइट हैं। इब और मांद, इब और मांद ये 2 नदियां लेफ्ट, एक है शियोनाथ, ये भी है लेफ्ट। तो लेफ्ट में आती हैं, मेन बता रहा हूं मैं, सारा नहीं, और भी हसदियो करके भी है तो वो सब जरूरी नहीं है। इब, मांद और शियोनाथ ये कौन सी है, लेफ्ट की तरफ से जुड़ती हैं महानदी से, और राइट की तरफ से टेल और जोंक, टेल, जोंक और ओंग 3 जो है राइट की तरफ से जुड़ती हैं। महानदी पर एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, उस प्रोजेक्ट का नाम है हीराकुंड डैम, यानी कि हीराकुंड बांध। अगर हीराकुंड बांध के बारे में पूछे तो भाई मेरे ये है इंडिया का लॉन्गेस्ट बांध, इंडिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम, इंडिया का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड डैम। इसकी लेंथ है 4800 मीटर। समझ में आया कि नहीं है। अच्छा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम, 3 गॉर्जियस डैम चाइना में है, तो उसका जरूरी नहीं है, हीराकुंड डैम याद कर लो, इंडिया का लार्जेस्ट डैम। ठीक है, चलो नोट, पहला महानदी हो गया। दूसरा आ जाओ भाई, गोदावरी रिवर। दूसरा कौन सा है, गोदावरी। और ये ऑर्डर भी है ऊपर से नीचे की तरफ, ये याद भी कर लो, कभी कभी पीछे से एग्जामिनेशन में बैठो तो ऑर्डर ही ना पता रहे। तो थोड़ा ऊपर कौन है, महानदी। गोदावरी भाई मेरे इधर महाराष्ट्र पड़ता है, और महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, और नासिक से निकलने के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए चली जाती है किधर, बे ऑफ बंगाल में। तो गोदावरी जो है वो जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, याद कर लेना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 4 स्टेट से गुजरती है गोदावरी रिवर। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो महाराष्ट्र से शुरू होती है, तो महाराष्ट्र में ही होगा। तो महाराष्ट्र में कहाँ, महाराष्ट्र में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, ये पड़ता है नासिक। जो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंगों में आता है त्र्यंबकेश्वर, जो है वो नासिक में पड़ता है। नासिक कहाँ पर है भाई मेरे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक से ये गोदावरी नदी निकलती है, और निकलने के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गुजरती है,
और जा करके इसका आउटफ्लो जो है कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मैंने बताया भी आपको आउटफ्लो कहाँ पर जाएगा, बे ऑफ बंगाल में जाएगा। और ये महानदी से थोड़ा सा नीचे पड़ती है, जब नॉर्थ से साउथ की तरफ देखते हैं हम लोग। और सुन लो, ये गोदावरी नदी पर कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके ट्रिब्यूटरीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना भाई मेरे। तो एक होता लेफ्ट और एक होता राइट। तो राइट की तरफ से जो नदियाँ जुड़ती हैं उन्हें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, लेफ्ट की तरफ से जो जुड़ती हैं उन्हें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। हालांकि ऐसा लेफ्ट और राइट करके पीसेस में ही पूछेगा, ऐसे आप नाम ही याद कर लो इसके लिए, पेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वेणगंगा, कौन सा गंगा, वेणगंगा। दूसरा पेणगंगा, ठीक है, पेन याद रखो, पेणगंगा, वेणगंगा, पेणगंगा। इंद्रावती बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी याद कर लेना। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। प्राणहिता, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। वर्धा, वर्धा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। तो वेणगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और वर्धा ये लेफ्ट की तरफ से आके गोदावरी से जुड़ती हैं। समझ में आया कि नहीं, यानी कि ऊपर से, ठीक। राइट की तरफ से कौन सी जुड़ती है, तो एक रिवर है मंजीरा रिवर, ये राइट की तरफ से जुड़ती है। तो ये सहायक नदियां गोदावरी की, वेणगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और वर्धा, ये लेफ्ट की तरफ से यानी कि ऊपर से आके जुड़ती हैं। और ये मंजीरा रिवर जो राइट की तरफ से जुड़ती है यानी कि नीचे की तरफ से ऊपर जाके गोदावरी से जुड़ जाती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब गोदावरी पे जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके पूछने के मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं गोदावरी के प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्रोजेक्ट में सबसे पहला एक डैम है, उसका नाम है पोचमपार, पोचमपार, या इसी को बोलते हैं रामसागर डैम। ये बार कहां पर भाई मेरे, तेलंगाना में है। ये पहला डैम इस पर बन जाता है, ठीक है। दूसरा डैम इस पर बनता है भाई मेरे, निजाम सागर। ये याद कर लेना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निजाम सागर डैम। ये कहां पर पड़ता है, तेलंगाना में पड़ता है। किस नदी पर बना है, गोदावरी नदी पर बना है। निजाम सागर डैम को बनाने वाले व्यक्ति जो थे 1923 में बनाया था। हैदराबाद के निजाम थे उस समय ओस्मान अली खान, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान दे लो, अगर मैं बोलूं चार मीनार किसने बनाया था, तो कुली कुतुब शाह ने बनाया था। अपनी उनकी वाइफ थी भागमती, भागमती उनकी रानी का नाम था, उनके प्राइड के उसमें बनाया था। तो निजाम सागर डैम लेकिन ओस्मान अली खान ने, और चार मीनार कुतुब कली शाह ने बनवाया था। समझ में आया कि नहीं आया, अपनी वाइफ भागमती के प्राइड के लिए। क्लियर। 1923 में निजाम सागर डैम कंस्ट्रक्ट किया गया था, तेलंगाना में किया गया था। तीसरा एक और डैम है जायकवाड़ी, जायकवाड़ी बांध, ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी पर ही है। तो ठीक है। अच्छा एक बात है और ध्यान दे लेना, निजाम सागर डैम गोदावरी पे नहीं है, निजाम सागर डैम गोदावरी पे नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी है, उसका नाम है मंजीरा, लेकिन माना जाता है गोदावरी ही, ध्यान दे लेना भाई मेरे। तो गोदावरी नदी पर अगर पूछेगा तो निजाम सागर डैम मार देना, लेकिन अगर वहां पर मंजीरा दे दिया, गोदावरी नहीं दिया, तो भी कंफ्यूज मत होना, मंजीरा रिवर मार के चले आना, ठीक है। एक और डैम है सिंगूर डैम, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डैम, सिंगूर, जिस पे मैं बैक टिक कर दे रहा हूँ ना, समझ लेना कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सिंगूर बांध, और सिंगूर बांध जो है इसी की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा रिवर पर है, और ये भी कहाँ पर है, तेलंगाना पर है। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। क्लियर। और ध्यान दे लो, एक और डैम है इंद्रावती डैम, तो इसका नदी का नाम इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, क्योंकि इंद्रावती डैम इंद्रावती नदी पर ही बना हुआ है, लेकिन कहाँ पर बना हुआ है, उड़ीसा में बना हुआ है। ये ध्यान दे लेना, कहाँ पर बना हुआ है, उड़ीसा में बना हुआ है। तो गोदावरी पे जितने भी प्रोजेक्ट थे मैंने उसके बारे में डिस्कस कर लिया, गोदावरी नदी का ओरिजिनेशन पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कृष्णा रिवर की।
थोड़ा सा और नीचे आओगे तो भाई मेरे आपको क्या मिलेगा, कृष्णा रिवर मिलेगा। और कृष्णा रिवर भी क्या होता है, 4 राज्यों से गुजरता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, थोड़ा सा और मतलब ठीक है यार बना लो इसे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तो ये आ जाता है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा रिवर। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ये भी गुजरता है। तीसरी जो नदी है दैट इज कृष्णा, और ये कहाँ से गुजरती है, अच्छा गोदावरी के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट यार नोट कर लो, ओहो तो मिस कर गया मैं। गोदावरी को हम लोग बोलते हैं ओल्ड गंगा। अगर सवाल पूछ रहे कि बूढ़ी गंगा किसे बोलते हैं तो वृद्ध गंगा किसे बोलते हैं, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा किसे बोलते हैं, ओल्ड गंगा, गोदावरी को बोलते हैं। गोदावरी जो है इसी को बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ इंडिया। अगर आपसे पूछा गंगा ऑफ साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की गंगा, अगर पूछा दक्षिण भारत की गंगा तो आंसर होगा भाई मेरे गोदावरी। ठीक है, ओल्ड गंगा यानी वृद्ध गंगा, गोदावरी को बोलते हैं। गोदावरी कहलाती है लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी किसकी, प्रायद्वीपीय भारत की। फिर अगर पूछ लूं तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, ओल्ड गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी को बोलते हैं। गंगा ऑफ साउथ इंडिया किसको बोलते हैं, गोदावरी को बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है गोदावरी के बारे में और नोट कर लो। अब आते हैं कृष्णा पे। ठीक है, अगली नदी जो है वो हमारी कृष्णा है, कृष्णा रिवर। ठीक है, ठीक, कृष्णा रिवर की बात करें तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो महाराष्ट्र में एक जगह है भाई मेरी, इसका जो उद्गम स्थल है ना, इसका जो उद्गम स्थल है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, महाराष्ट्र में एक जगह है उसका नाम है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। ठीक है भाई मेरे, अगर महाराष्ट्र जाओ तो महाबलेश्वर जरूर जाओ, बहुत ही सुंदर जगह है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। और यहीं से नदी निकली हुई है कौन सी, कृष्णा नदी, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकली हुई है। कृष्णा नदी भी 4 राज्यों से गुजरती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, याद कर लेना इसको। इसका भी आउटफ्लो कहां पर जाएगा, यानी ये नदी कहां जाके गिरेगी, तो बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियां हैं ना, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दोनों ध्यान दे लेना। इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आ जाती है घाट प्रभा, माल प्रभा, और तुंगभद्रा और कोयना रिवर। 4 हैं, घाट प्रभा, मालभर प्रभा, तुंगभद्रा और कोयना। ये चारों इंपॉर्टेंट है, फेमस भी हैं। लेफ्ट में आ जाते हैं भीमा, अगेन इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसके बारे में। मूसी पूछता है भाई मेरे, मूसी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। भीमा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा और कोयना राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा की। इसमें ना भाई वहां पेन गंगा था, यहां पर पेंच गंगा है, नहीं दूध गंगा एक है, सॉरी दूध गंगा, ये ध्यान दे लो, दूध गंगा इंपॉर्टेंट है। तो भीमा, मूसी, दूध गंगा, ये सब सहायक नदियां किसकी, कृष्णा के लेफ्ट की तरफ से जुड़ती हैं और ये राइट की तरफ से जुड़ते हैं, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा और कोयना। इस पे जो प्रोजेक्ट है कृष्णा रिवर पर वो इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं इस पर, कृष्णा रिवर के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मैं, तो कृष्णा रिवर के जब मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो सबसे पहले नागा अर्जुना
सागर डैम। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, पहला। दूसरा, श्री शैलम डैम, श्री सैलम बांध। और श्री सैलम बांध ये अगेन कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है भाई मेरे। और श्री शैलम बांध क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, सुन लो भाई। श्री शैलम बांध जो था, इसको बोलते हैं नीलमा संजीव रेड्डी प्रोजेक्ट भी। अगर सवाल पूछ ले कि किस बांध को नीलमा संजीव रेड्डी प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, तो श्री सैलम बांध को भी के नाम से ही जानते हैं। नीलमा संजीव रेड्डी कौन थे भाई से मेरे? तो ये थे भारत के प्रेसिडेंट और सबसे युवा यानी कि सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति थे भारत के, और 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ध्यान दे लेना। तो भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे नीलमा संजीव रेड्डी, और सबसे युवा राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान दे लो। श्री शैलम डैम जो था, विजयनगर सम्राट की स्थापना करने वाले हरिहर और बुक्का, तो उनमें से हरिहर जो थे उन्होंने बनाया था इसको, हरिहर फर्स्ट ने। तो ये भी ध्यान दे लो कि श्री शैलम डैम को कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? हरिहर फर्स्ट ने करवाया था। इसके अलावा एक और डैम है यहाँ पर, किस पे? कृष्णा रिवर पर, दैट इज अलमत्ती डैम। अलमत्ती डैम, अलमत्ती डैम कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कुछ और डैम है लेकिन वो इसकी सहायक नदियों पर है। वो सहायक नदियों में मैं बोलूँ तो कोयना डैम, मैंने बताया ना इसकी सहायक नदी कोयना होती है, तो कोयना बांध। लेकिन ध्यान देना, कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है? कोयना रिवर पर ही है। एक और है तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा बांध। और तुंगभद्रा बांध कहाँ पर है? कर्नाटका में है। किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर ही है। तो ये ध्यान दे लो, स्टेट याद कर लेना, कोयना बांध कहाँ पर? महाराष्ट्र में, और तुंगभद्रा बांध कहाँ पर? कर्नाटका में। ये सवाल पूछ सकता है आपसे। बाकी तो नाम कोयना बांध कोयना नदी पर, तुंगभद्रा बांध को तुंगभद्रा नदी पर। इधर नीचे की तरफ आओगे भाई मेरे, तो जस्ट 2 स्टेट से गुजरती है एक नदी, उसका नाम है कर्नाटका, और सॉरी कर्नाटका और तमिलनाडु से। एक सेकेंड ब्रदर, ठीक है। तो अगला जो रिवर है आपका वो है कावेरी। कौन सा? कावेरी नदी, यानी कि चौथा कावेरी, कावेरी रिवर। और कावेरी रिवर की बात मैं बोलूं तो इसे बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण की गंगा। दक्षिण भारत नहीं लगेगा भाई मेरे, दक्षिण की गंगा बोलते हैं, गंगा ऑफ साउथ। अब कुछ जगहों पे दक्षिण भारत की गंगा भी कावेरी को बोल देते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। गंगा ऑफ साउथ, दक्षिण की गंगा बोलते हैं मेनली। अब सुनो भाई मेरे, कावेरी नदी 2 स्टेट से गुजरती है। एक तो गुजरती है कर्नाटका से, और फिर उसके बाद चली जाती है तमिलनाडु में। कावेरी नदी डिस्प्यूटेड है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में, किसको लेकर के? पानी को लेकर के, यानी कि वाटर को लेकर के। किसका वाटर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन यूज करेगा? क्योंकि कावेरी नदी का पानी पीने के लिए तमिलनाडु कर्नाटका वाले यूज करते हैं, और इवन पौंडीचेरी वाले भी यूज करते हैं। तो इसका वाटर जो है वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक कर्नाटका में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कर्नाटका लेता है, फिर पौंडीचेरी लेता है, और फिर तमिलनाडु लेता है। तो ये डिस्प्यूटेड है। अगर सवाल पूछ ले सबसे ज़्यादा पानी कौन यूज करता है, तो मैक्सिमम पानी जो यूज करता है वो कर्नाटका यूज करता है। ये भी ध्यान दे लेना भाई मेरे। कावेरी नदी जो है गंगा ऑफ साउथ कहलाती है। कर्नाटका तमिलनाडु में से होकर गुजरती है, कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी कि आउटफ्लो कहाँ पर है इसका, कहाँ जाके गिरती है? तो वे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ये निकलती कहाँ से है? तो ये वर्जिनेट होती है भाई मेरे, इसका जो उद्गम स्थान है, यानी कि जो इसका उद्गम स्थान है, एक हिल है कर्नाटका में, उस कर्नाटका में हिल का नाम है ब्रह्मगिरी हिल, ब्रह्मगिरी हिल, या इसका नाम है बाबा बुधान
कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि बाबा बुधान पहाड़ी कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। या बाबा बुधान पहाड़ी का नाम क्या और है, तो ब्रह्मगिरी हिल नाम है। ब्रह्मगिरी हिल नाम है, उसे का ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर बोलते हैं इसको। कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कावेरी नदी। ये ब्रह्मगिरी हिल और बाबा बुधान हिल जो है ये वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज के पार्ट हैं, यानी कि पश्चिमी घाट माउंटेन रेंज के पार्ट है। और ये ब्रह्मगिरी हिल में ही खेती होती है कॉफ़ी की। अगर सवाल पूछ ले भारत में कॉफ़ी की खेती के लिए फेमस एरिया कौन सा है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। जब प्री मानसून के टाइम पीरियड पर ब्रह्मगिरी हिल में बारिश होती है तो उस बारिश को बोलते हैं चेरी ब्लॉसम। तो ये भी सब चीज़ों को ध्यान दे सकते हो आप, और आगे पढ़ाऊंगा भी मैं चीज़ों को, ठीक है। कावेरी नदी पर जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और कावेरी नदी की जो सहायक नदी है, 2-3 सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंटली याद कर लो। इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करूँ, ज़्यादा मत याद करो, 3 याद कर लो। राइट की तरफ से 2 याद कर लो और लेफ्ट की तरफ से याद कर लो। राइट की तरफ से है हेमावती और एक अर्कावती, ठीक है। और लेफ्ट की तरफ एक सुवर्णावती भी बोलते हैं उसको, शारावती भी बोलते हैं। और इसी शारावती नदी पर एक जलप्रपात है, यानी कि वाटरफॉल है, और उस वाटरफॉल का नाम है जोग वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल या गोसप्पा वाटरफॉल। तो अगर सवाल पूछ ले कि जोग जलप्रपात किस नदी के पानी से बनता है, तो शारावती नदी के पानी से बनता है, या इसी को बोलते हैं गोसप्पा। तो गोसप्पा जलप्रपात किस नदी के पानी से बनता है, तो शारावती नदी के पानी से बनता है। और ये लार्जेस्ट वाटरफॉल है, सॉरी हाईएस्ट वाटरफॉल है मेड बाय रिवर। ऐसे नहीं, यानी कि अगर मैं बोलूं नदी के द्वारा बनाए गए वाटरफॉल में सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे ऊंचाई से जो वाटरफॉल गिरती है, जो नदी के पानी से बनकर गिरती है, वो है जोग यानी गोसप्पा वाटरफॉल, यानी कि जोग वाटरफॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक धुआंधार वाटरफॉल करके है, वो नर्मदा नदी के पानी से बनता है। वो इतनी हाइट का नहीं जितना कि हाइट का ये है, तो ये ध्यान दे लेना इस चीज़ को। इस पर कुछ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करूँ कावेरी नदी का। तो पहला प्रोजेक्ट है कृष्ण देव राजा सागर डैम, ठीक है। और कृष्ण देव राजा सागर डैम की बात मैं करूं तो भाई मेरे कहां पर, कर्नाटका में। किस नदी पर है, इसी नदी पर है, कावेरी नदी पर। दूसरा शिव समुद्रम डैम, और ये भी कहां पर है, कर्नाटका में है। और ध्यान दे लो भाई मेरे, शिव समुद्रम डैम जो है, शिव समुद्रम जो डैम है, ये भारत का पहला हाइडल प्रोजेक्ट था। यानी कि पानी से बिजली बनाने वाला जो प्रोजेक्ट होता है, उसमें भारत का पहला हाइडल प्रोजेक्ट शिव समुद्रम डैम था, ये ध्यान दे लेना। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो प्रोजेक्ट इस पर बना हुआ है दैट इज द मेट्यूर डैम, और ये मेट्यूर डैम है तमिलनाडु में। और इसी मेट्यूर डैम के पानी से बना हुआ है स्टैनले वाटर रिजर्वायर। ठीक है, तो ये नोट कर लो, इतने सारे आपके पास कावेरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगला अब आते हैं ईस्टर्न वाले, सारे के सारे खत्म हो गए। पेनिसुलर रिवर में ईस्टर्न की तरफ से बहने वाली सारी नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब वेस्ट की तरफ जो नदियां बहती हैं, तो सबसे पहली वेस्ट की तरफ नदी मैंने बताया ना यहाँ से कि जो अमरकंटक हिल है, इसी के बगल में सिहावा हिल्स था। सिहावा हिल से कौन बहती है निकल करके, आपकी महानदी। कौन, महानदी। और ये कहाँ पर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए बंगाल में गिर जाती है। इसी अमरकंटक से निकलने के बाद एक नदी मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद गुजरात से होते हुए जाके कहाँ गिर जाती है, यानी कि खंबात की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। देखो, गल्फ ऑफ कच्छ अलग है, गल्फ ऑफ खंबात अलग है, गल्फ ऑफ कैम्बे अलग है। ये सब अरेबियन सी में ही गिरते हैं, लेकिन इनका अलग अलग एरिया है। ठीक है, तो ये जा करके ऐसे ही
मध्य प्रदेश से होते हुए एमपी में कुछ एंटर करती है, महाराष्ट्र में कुछ एंटर करती है और फिर जाके गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाती है। तो ये है नर्मदा। और नर्मदा रिवर भाई मेरे मैंने बताया आपसे कि नर्मदा रिवर जो है ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, यानी कि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में से एक है। और नर्मदा को मैं बोलूँगा लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, यानी कि सबसे बड़ा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा रिवर है, नर्मदा नदी है। समझ में आया कि नहीं है? ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, कहाँ से इसका उद्गम स्थान है भाई मेरे? तो इसका उद्गम स्थान जो है इसका उद्गम स्थान अमरकंटक हिल। अमरकंटक हिल से दो नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा निकलती है और एक सोन नदी निकलती है। अमरकंटक हिल्स, अमरकंटक हिल से दो नदियाँ, एक नर्मदा एक सोन नदी, और एक कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। ये 3 स्टेट से गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसका आउटफ्लो ये नदी कहाँ जाके गिरती है? तो इसका आउटफ्लो क्या होगा? गल्फ ऑफ खंभात। खंभात की खाड़ी, ये ध्यान दे लेना भाई मेरे। और ये कहाँ पर पड़ता है? अरेबियन सी में पड़ता है, यानी कि अरब सागर में पड़ता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये गल्फ ऑफ खंभात में पड़ती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो एक तवी रिवर पड़े थे, लेकिन ये तवा है, तवा रिवर इसकी सहायक नदी है। तभी तो उसकी थी ना झेलम की, याद आया? तवा रिवर, हिरान नदी, और एक है बरना नदी, इसकी सहायक नदी है किसकी? नर्मदा की। तो ये भी नोट कर लो भाई मेरे। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये कौन? नर्मदा आपका। और इसी नदी के पानी से बनता है कौन सा? धुंधर बोल सकते हो, धुंधर वाटरफॉल्स, धुंधर जलप्रपात नर्मदा नदी के पानी से ही बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो। इस पर जो आपके बने हुए हैं, क्या बने हैं? धुंधर जलप्रपात की बात करूँ तो इस पर बने हुए हैं आपके प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट में बोलूँ तो सिंपल वर्ड में 2 प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। एक है सरदार सरोवर डैम, भाई मेरे याद आ गया? सरदार सरोवर बांध, मोदी जी ने यहीं पर स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर की लगाई हुई है। सरदार सरोवर डैम गुजरात के केवड़िया जिले में। ठीक है, ठीक है। दूसरा इंदिरा सागर डैम, तो इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर डैम, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर डैम कोटा, यानी कि राजस्थान में है। फिर अगर मैं बोलूँ कृष्ण राजा सागर डैम, ये आपका कहाँ पर पड़ जाता है? कर्नाटका में पड़ जाता है। निजाम सागर डैम तेलंगाना में पड़ जाता है। तो जितने सागर वाले हैं आप ऐसे याद कर सकते हैं। नागार्जुना सागर डैम आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये सब ध्यान। रंजीत सागर डैम पंजाब में पड़ जाता है। क्लियर? आ जाओ। फिर ताप्ती, नर्मदा ताप्ती। इसी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है सूरत। सूरत जो बोलते हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस है? डायमंड के लिए फेमस है और टेक्सटाइल के लिए फेमस है, यानी कपड़ों के लिए और डायमंड के लिए फेमस है सूरत शहर। ताप्ती नदी किनारे बसा हुआ है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? इसका ओरिजिनेट पॉइंट जो है मुल्तानी हिल्स, मुल्तानी की पहाड़ी, ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भी कहाँ से गुजरती है? यम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 जगहों से। इसका भी आउटफ्लो कहाँ पर है? अरेबियन सी में ही है, लेकिन कहाँ पर? गल्फ ऑफ कैम्बे, कैम्बे की खाड़ी। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है भाई मेरे? अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में पड़ता है। क्लियर? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर ये भी है, पश्चिम की तरफ ये भी बहती है। अब सुन लो भाई मेरे ताप्ती के बारे में। ताप्ती में जो डैम है वो 2 डैम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं।
अच्छा, इसका ट्रिब्यूटरी देख लो। इसकी सहायक नदी, एक नदी याद कर लेना, गिरना। गिरना एक सहायक नदी है। बरना एक सहायक नदी थी किसकी? नर्मदा की। इसकी गिरना है। और ध्यान दे लो ताप्ती के बारे में, इस पे प्रोजेक्ट है, इस पे 2 प्रोजेक्ट है। एक उकाई डैम है, उकाई डैम, ये गुजरात में है। तो उकाई डैम किस पर बना हुआ है? ताप्ती नदी पर। और एक ककरपारा, ये भी क्या है? गुजरात में है। और एक ककरपारा जो है, इसी के नाम से न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमारे पास है, वो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, ताप्ती हो गया। आते हैं भाई माही रिवर। ठीक है, आ जाओ। तीसरा माही रिवर। माही रिवर का ओरिजिन पॉइंट यानी कि उद्गम स्थान कहां पर है? विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ये कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। माही रिवर जो है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना। इसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी वगैरह है नहीं भाई मेरे। इसके बारे में एक पॉइंट याद कर लेना, और ये है कि इट क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। अगर आपसे सवाल पूछ ले विश्व में कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा, अब देख लो, ये पढ़ो, याद पढ़ो कि नहीं पढ़ो, ये देख लो, ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे आ जाओ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अगर सवाल पूछे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो उसका आंसर होगा माही। समझ में आया कि नहीं आया? ये वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है। दूसरा, अगर सवाल पूछ ले कि ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर को 2 बार कौन कट करता है, तो वो नदी है कॉन्गो, कॉन्गो रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर ट्वाइस, यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर? तो अगर भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कॉन्गो रिवर है। समझ में आया कि नहीं है? तीसरा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को, तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर। तो ध्यान दे लेना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कॉन्गो, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो। समझ में आया कि नहीं है? यानी कि 2 बार ऐसे, ये बार कट गया। ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यानी कि एक बार गुजर के गई ऊपर से, फिर नीचे चली आई, या ऊपर से एक बार नीचे गई फिर ऊपर चली गई, ऐसा हो सकता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली नदियों के नाम याद कर लो, ये आप पूछता है आपसे। ठीक है, तो नोट कर लो इसको आप। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुकना। ठीक है, तो एक आध नदियाँ जो बची हैं वो भी खत्म कर लेते हैं। एक बच गई आपकी साबरमती, वेस्टर्न फ्लोइंग में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी 6वां 7वां था, 8वां साबरमती, वेस्टर्न फ्लोइंग में तो 4था है वैसे तो साबरमती रिवर। ये कहाँ से निकलती है भाई मेरे? तो ये ओरिजिनेट होती है, इसका जो उद्गम स्थान है ढेबर लेक है, ढेबर लेक, उदयपुर, बहुत सुंदर जगह भाई मेरे, राजस्थान। उदयपुर के राजस्थान में एक लेक है, उसका नाम है ढेबर लेक।
वहाँ से ये नदी निकलती है, ढेबर झील। अच्छा, साबर नदी के किनारे ही अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, अहमदाबाद। और इसी नदी के किनारे साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था। और सुन लो भाई मेरे, इस पर एक प्रोजेक्ट है, ध्यान दे लो, ये पूछ सकता है आपसे, धरोई डैम। धरोई डैम, और ये साबर नदी पे बना है, गुजरात में बना है, गुजरात में बना है, ठीक है। और देख लो ध्यान से, साबरमती नदी के बारे में और क्या पूछ सकता है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाते हैं, एक और डैम, एक और लास्ट रिवर है, एक याद कर लो, मैंने बताया नहीं आपको, उसमें से ये याद आन लो, लूनी रिवर। सवाल पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है, तो लूनी रिवर के बारे में बहुत बार सवाल पूछा गया। क्यों पूछा गया, सुन लो ध्यान से इसके। ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, लूनी रिवर। अगर मैं भारत में पूछूं, भारत में कौन सा ऐसा रिवर है जो साल्टी वाटर है, जिसके पास नमकीन पानी है, थोड़ा सा हल्का सा खारा पानी है, तो साल्टी वाटर मैं बोलूँ अगर रिवर के बारे में बोलूँ तो उसका आंसर क्या होगा, लूनी रिवर होगा। लूनी रिवर भाई मेरे, ये निकलती कहाँ से है, तो अरावली रेंज जानते हो, अरावली भारत की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज, ठीक है। ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली इन सब में फैला हुआ है अरावली रेंज। तो अरावली रेंज की बात अगर मैं बोलूँ तो लूनी रिवर साल्टी वाटर रिवर कहलाती है भारत की। ये निकलती कहाँ से, अरावली रेंज से निकलती है। अच्छा, इसका आउटफ्लो कहाँ है, तो ये भाई मेरे, ये रिवर ख़त्म हो जाती है, ये जाके कहीं गिरी नहीं पाती है। समझ में आया कि नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ पीछे वाला साबरमती रिवर, ये अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है, लेकिन ये अरेबियन सी में जाके गिरी नहीं पाती है। तो अगर सवाल कोई पूछ ले कि थार डिजर्ट से यानी कि थार के रेगिस्तान से गुजरने वाली नदी कौन सी है, तो ये एकमात्र नदी है, मतलब एकमात्र कहना भी गलत हुआ, लूनी रिवर जो है वो थार रेगिस्तान से गुजरती है, ये ध्यान दे लेना। थार रेगिस्तान से गुजरने वाली नदी कौन सी नदी है, लूनी रिवर है। बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, थार रेगिस्तान से गुजरने वाली नदी लूनी रिवर, साल्टी वाटर रिवर लूनी रिवर, प्लस ये कहाँ पर ख़त्म होती है भाई मेरे, एंड एट रन ऑफ कच्छ। तो कौन सी नदी जो है वो आकर के रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती है, कच्छ में ख़त्म हो जाती है, तो रन ऑफ कच्छ में जाकर समाप्त हो जाती है कौन, लूनी रिवर। यानी कि चलती तो है वहाँ से, लेकिन आकर के यहाँ पर जो गुजरात का एरिया है, रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है, वहाँ आकर के ये एंड हो जाती है, तो ये पहुँच ही नहीं पाती, ख़त्म हो जाती है, यानी कि डेड हो जाती है। तो अगर मैं बोलूँ कि लूनी रिवर साल्टी वाटर रिवर अरावली रेंज से निकलती है, थार डेजर्ट से गुजरने वाली नदी लूनी रिवर, और कहाँ पर समाप्त होती है, रन ऑफ कच्छ में आकर के समाप्त हो जाती है, यानी गिर ही नहीं पाती, इसका कहीं आउटफ्लो हो ही नहीं पाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर थे, जो इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर थे भाई मेरे, मैंने आपको 2 पार्ट में पढ़ा दिया। जो लोग ये सेकंड वाला पार्ट देख रहे हैं, वो जा करके मेरे पेट वाले सीरीज़ में पढ़ा हुआ है, इसका रिवर सिस्टम का पहला पार्ट, वो जाके पढ़ लें। और जिन लोगों ने पूरा देख लिया है, तो आई होप सो आपको पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आया होगा। अगर मेरा कंटेंट समझ में आया हो आपको, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, और मैक्सिमम लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। थैंक यू, धन्यवाद।